हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन द सेगमेंट ऑफ ऑल दीज लेक्चर वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है वो हमने खत्म कर रखा है। बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी हैव डन एंड देन एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो वी हैव डन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक फिनिश हो चुका है और अभी सिलेबस रिड्यूस्ड हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस्ड सिलेबस, जो ये नया वाला सिलेबस है उसके हिसाब से अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का ही सबसे ज़्यादा वेटेज था जो कि मैंने ख़त्म करवा दिया है। ठीक है, सब कुछ। अगर कोई नया बंदा इस चैनल पे आ गया है या कोई बिगिनर है, ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली आई एम डीलिंग इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th स्पेसिफिकली राइट नाउ। तो एनसीईआरटी बेस्ड मैंने बेसिक पार्ट और हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट वाला लेक्चर कंप्लीट करवा रखा है और लगभग सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने कवर करवा रखे हैं। और अगर कोई शुरू से बिल्कुल इसको वॉच करना चाहता है तो दिस इज द चैनल, यू कैन फॉलो इट। नाउ जस्ट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेंसुरेशन। सेकेंड नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री के बाद मेंसुरेशन का जो पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी आई मीन वेरी प्रीसियस और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम for board point of view, even for competitive examination and for academic examination as well. Suppose that after your 10th or 12th or your graduation, suppose that if you are willing or suppose that if you are going to prepare for any competitive examination, right, engineering services, civil services, SSC, bank, CHSL, there are so many TET, super TET, there are so many examinations throughout the country. If you belong to any part of the country, either north or south or east or west, so this mensuration is going to play a very important role in your competition as well as your academic. I mean to say कि हालांकि ये सारे लेक्चर मैं क्लास 10th के मेंसुरेशन को ध्यान में रखे हुए बना रहा हूँ। स्टिल अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, दुनिया की किसी भी पार्ट से हो, तो भी मेंसुरेशन से रिलेटेड जो है कोई भी डाउट होगा, अगर आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर फॉलो करोगे तो पक्का आपको मतलब मेंसुरेशन पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। और कंपटीशन वाले सारे बच्चे, देयर आर सो मेनी अदर किड वन हु बिलोंग टू आर्ट और कॉमर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड आर्ट होता है या कॉमर्स होता है, या फिर कई बार होता है कि लॉन्ग टाइम गैप की वजह से, बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है, तो जो मैथ के भी होते हैं वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं, तो उनका जो कंसेप्ट पार्ट होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो अगर कोई भी बंदा अगर कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर रहा है और अगर वो मेंसुरेशन सीखना चाहता है, और जैसा कि जितना मुझे पता है अकॉर्डिंग टू माई लेवल ऑफ नॉलेज, मेंसुरेशन लगभग सारे कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, लगभग सारे कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। तो अगर आप इसे फॉलो करोगे यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट। ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक से बिल्कुल सारी चीज़ें खोल के रख दूंगा आपके सामने, एकदम जिसको जो बिल्कुल बिगिनर होगा, जिसने बिल्कुल मेंसुरेशन के बारे में जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, चाहे वो आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, वट एवर योर आई मीन योर बैकग्राउंड, इट इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम ओवर हियर। अगले 10 से 20-30 मिनट आप मेरे साथ रहो। मैं बिल्कुल इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं बिल्कुल बेसिक बताने की कोशिश करूंगा। 10 से 15 अगर टाइम परमिट करेगा तो शायद मैं 1 या 2 क्वेश्चन ले लूँ। पर बहुत सारे लोग होते हैं कि फार्मूला रटते हैं या उनको रटवाया जाता है, उनको रटने की चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं आपको समझाऊंगा भी और फिर रटने की भी बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, जिससे भी आपका काम चल जाए। आप उसको पकड़ लेना और पकड़ के जकड़ लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आप एकेडमिक वाले बच्चे हो या आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम एज वेल, जहाँ पे आर्ट या कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा एक सेगमेंट में मैथ पूछा जाता है, जिसमें मेंसुरेशन लगभग जो है मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। सपोज दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसमें मैथ का बड़ा पार्ट आप पूछा जाता है, उसमें मेंसुरेशन का अच्छा खासा वेटेज होता है। और बिल्कुल बेसिक्स क्लियर ना होने की वजह से या लंबा गैप होने की वजह से हमें बिल्कुल भी समझने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो जस्ट आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, हैव पेशेंस, ठीक है, एंड फेथ इन मी। मैं आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे जो है लर्निंग साबित होंगे। ठीक, तो एज द टॉपिक नेम इज मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन। ठीक, अब जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब हम पढ़ते क्यों हैं। अब ये बताने का कोई मतलब नहीं, एक्चुअली इट इज नॉट गोइंग टू फ्रूटफुल फॉर आई मीन योर एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी नहीं कि ये कहाँ यूज होगा, पर थोड़ा फील के लिए और थोड़ा हमें समझ में आए या हमें
उस चीज को सीखने में इंटरेस्ट हमारा जागृत हो। इसके लिए उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ये जानना थोड़ा सा जो है जरूरी हो जाता है। और कई बार बच्चों की क्यूरियोसिटी भी होती है जिनको ज्यादा समझने का मन करता है। तो मेंसुरेशन ऐसे एक बार इसका नाम सुनते हैं समझते हैं, लगभग उसी से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे मेंसुरेशन की अगर आप हिंदी लिखो, मैं बार बार बहुत सारे बच्चों को मैं बार बार बताता हूँ, सपोज दैट इफ यू आर जस्ट गोइंग टू डील विथ एनी टॉपिक, तो उस शब्द को ही तोड़ने या खोलने की कोशिश करो। कई बार शब्द चिल्ला चिल्ला के ही खुद बोलता है कि मेरी डेफिनेशन क्या है या मेरा मतलब क्या है, मेरी मीनिंग क्या है। कई बार द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट व्हाट एक्चुअली इट इज स्टैंड फॉर। ठीक है, तो मेंसुरेशन, और कई बार उस वर्ड को खोलो तो इंग्लिश में खोलने से जब उसकी मीनिंग ना क्लियर हो तो उसको आप हिंदी में खोलने की कोशिश करो, उसको बाइफर्केट करो, संधिविच्छेद करो। कई बार वर्ड आपको मीनिंग बताएगा कि वो किस फील्ड या किस सेक्टर में डील करता है या उसकी स्पेशलिटी क्या है। इसकी हिंदी होती है क्षेत्र मिति। क्या होती है इसकी हिंदी? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मीन्स होता है, अब इसे और बाइफर्केट करो। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो संधिविच्छेद करते होंगे, मतलब एक जैसे विद्यार्थी, विद्याधनर्थी विद्यालय, विद्याधनालय, लाइक गिरीश, सुरेश, सुरधनीश, लाइक दैट। तो ऐसे ही इसको तोड़ो। क्यों तोड़ो? अभी मजा आएगा आपको, ऐसे चीजें ऐसे बताऊंगा कि आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपको मजेदार ढंग से सीक्वेंस में सारी चीजें समझती चली जाएंगी। ठीक है, क्षेत्र मिति अगर इसे तोड़ो तो ये क्या लिखा है? क्षेत्र को अलग करो और मिति को अलग करो। ठीक है, मिति मीन्स बेसिकली क्या होता है? मापन या फिर मीजरमेंट। ठीक है, जैसे हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, मेट्रीमेट्री आता है, मतलब उस सब में ज्यामिति, त्रिकोणमिति। तो मिति मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट या मापन। और क्षेत्र मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ एरिया या फिर बाउंड्री। क्षेत्र मतलब जैसे कई बार लड़ते हैं ना, विधायकी या जिला पंचायत सदस्य, आप बोलते हैं कि ये मेरा एरिया इलाका है, तो यहाँ पे मतलब उसी चीज से ही है कि एरिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप इससे रिलेटेड डील करोगे, कोई चीज, कोई एरिया लिया हुआ है, उससे रिलेटेड वॉल्यूम है या फिर सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी अभी मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ मैं यही बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र मिति मतलब क्षेत्र का हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। अब मेजरमेंट, उसकी बाउंड्री का मेजरमेंट हो सकता है, उसके एरिया का मेजरमेंट हो सकता है, उसके वॉल्यूम का मेजरमेंट हो सकता है, जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो इस सारी चीजें इन दायरे में, इसके अंतर्गत जस्ट वी आर गोइंग टू डील विद इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अब थोड़ा सा और चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी में ज्यादा डील नहीं करेंगे, क्योंकि जो और पार्ट ऑफ द कंट्री के बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा समझ में आए। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू जस्ट मेक द इंटायर लेक्चर इन अ मिक्स्ड लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश बोथ, so that you won't get any problem in just getting the concept. क्षेत्र मिति मैंने बताया कि इसका डेफिनेशन क्या है, ये किस चीज से डील करेगा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जैसे बहुत सारे फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, हमारे गांव में बगीचा है या हम घर बनवाते हैं, या जैसे हमारे पास ये वॉल्यूम ही है, सपोज दैट ये फोन है, ठीक, या सपोज दैट ये दिस इज योर कॉफी, ठीक, तो इसका शेप क्या है। ठीक, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज होती है जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, लेकिन वो कई बार हमें चीजें समझ में नहीं आती या हमें समझ में नहीं आता। जैसे ये देखो, ये क्या है? ये एक मार्कर का डब्बा है, ठीक, इसका एक फेस देखो। तो ये सारी चीजें, इन सारे तरह के फिगर और डायग्राम से जस्ट वी आर गोइंग टू डील विद मेंसुरेशन। इनका एरिया निकालेंगे, इनके फेस को देखेंगे, ये कितना एरिया या कितना वॉल्यूम कंटेन करते हैं, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक, अब ये तो हुई ये बात। अब इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैं बताऊंगा, जो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के समझेंगे। कई बार आपको आता भी होगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लेंगे, जो नहीं जिनको आता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही सारी टर्मिनोलॉजी जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक क्लियर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टर्म। ठीक है, जैसे एरिया होता है, ठीक है, एज, देयर आर सो मेनी अदर टर्म आल्सो, वर्टेक्स, although you are going to deal with vertex in geometry also, probably you have already studied. ठीक है, एरिया, उसके बाद एरिया में ही दो एरिया आएंगे बेसिकली, आगे डील करेंगे। इसे बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और एक को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया को हम कई बार लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां मैं लिख देता हूं स्पेलिंग, हालांकि आप बार बार लिखोगे तो आपकी आदत हो जाएगी, जब आपको याद ही हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस
एरिया। देन एक्चुअली वॉल्यूम, अभी इसमें कुछ और टर्म आपका मिसिंग है, वो जैसे जैसे याद आते जाएंगे मैं लिखता रहूंगा, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, इससे पहले एक और टर्म समझना जरूरी है, क्या है, पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जान हमें इसमें। हालांकि 10th में इससे पहले आप पेरीमीटर और एरिया से खूब अच्छे से डील कर चुके होंगे, फिर भी क्योंकि ये बेसिक है तो मैं बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं एक एक करके इसको समझाऊंगा, जस्ट आई एम गोइंग टू डील विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टर्म इन डिटेल, ठीक। अब बेसिकली इससे पहले अगर मैं समझाऊं आपको, तो एक्चुअली जितने दुनिया में जितने भी डायग्राम होते हैं, जितने भी फिगर, जितने भी आप जानते हो, वो बेसिकली दो कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। कैसे कैसे, एक 2D और दूसरा क्या 3D। अब 2D क्या होता है, D स्टैंड फॉर डायमेंशन। क्या, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। अब 2D और 3D क्या, एक्चुअली करने को, जैसे तरबूज आपने देखा होगा, वाटरमेलन, या फिर कोई सेब ले लो, ठीक है, कोई ऐसे, अब उसमें अगर आप काटो तो उसमें तो 1000 डायमेंशन निकल आएगी, लेकिन अगर आप 1000 डायमेंशन उसमें आप सोच रहे हो या सोच के चलना चाह रहे हो, तो थिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि आपके लिए समझना या समझाना बिल्कुल भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितना हमने एज्यूम कर रखा है या जितना हमने पहले से पढ़ रखा है, बेसिकली दुनिया में जितने डायग्राम हैं, उसको, उन सारे डायग्राम को हमने इसी दो चीजों, दो कैटेगरी के अंदर बाइफर्केट करने की कोशिश करी है और लगभग कर डाला है, ठीक। अब 2D और 3D क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे ये देखो, जैसे ये कॉपी है, ठीक। 2D मतलब 2 डायमेंशन, एनी पर्टिकुलर डायग्राम और फिगर विच इज गोइंग टू डील इन ओनली 2 डायमेंशन, जिसके पास केवल 2 डायमेंशन है, ठीक, 2 डायमेंशन है, ठीक। अब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या डिफरेंस है, जैसे मान लो ये डिब्बा हो गया, ठीक, ये बेसिकली 3 डायमेंशन है, क्योंकि इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। अब इससे पहले थोड़ा सा मैं क्या बताता हूं आपको, लेंथ और ब्रेथ और हाइट या फिर थिकनेस भी इसे बोलते हैं, ठीक। अब बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें क्या बताओगे, ये तो हमने बचपन से पढ़ रखा है। बेसिकली इसमें कई बार जैसे हमको घबराहट होती है, कंफ्यूजन होता है, तो क्या समझाना चाहता हूं आपको, एक्चुअली ये कोई रूल नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, जैसे पहले के टीचर ने माना, उनसे पहले यही बुकों में भी लिखा है, जो भी डायग्राम आप डील करोगे, चाहे वो 2D हो या 3D हो, ठीक, उसको क्या करेंगे, जो सबसे लंबी वाली साइड होगी, जो सबसे द लॉन्गेस्ट साइड विल ऑटोमेटिकली विल बी टेकन बाय यस व्हाट, जो सबसे लंबी होगी उसको हम क्या ले लेंगे, लेंथ, उससे छोटी वाली को ब्रेथ, और सबसे कम वाली को क्या लेंगे हम, हाइट या फिर थिकनेस बोलेंगे या मोटाई बोलेंगे, ठीक। अब 2D और 3D की बात करें, 3D की बात करें, जैसे ये डायग्राम क्या है, जैसे ये पर्स है, तो ये क्या है, 3D है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, मतलब इग्नोरेबल नहीं है, यू कैन नॉट इग्नोर। जैसे ये डिब्बा है, तो इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है, ब्रेथ भी अच्छी खासी, और मोटाई, जैसे ये मोटाई है, ये तो ये भी ठीक ठाक है। अब देखो 2D और 3D को मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, जैसे देखिए, जैसे ये सपोज आपने, यू हैव टेकन 1 पेज, जैसे ये कॉपी कई ऐसे ढेर सारे पेजों से लेके मिलके बनी है, ठीक। ये एक कॉपी की, इस कॉपी की अगर आप सपोज यू हैव टेकन 1 पेज, एक पेज को लेके आप एक पेज लेके उसकी बात करो, तो ये केवल ये 2D है, चाहे ये 2D डायग्राम है। कैसे, ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया क्या, ये हो गया इसका लेंथ, और ये हो गया इसका ब्रेथ, ये वाला साइड, ये वाला एज, ठीक है, ये क्या हो गया इसका एज, ठीक। इसे बेसिकली मैंने एक टर्म लिखा है ना यहाँ पे, एज मतलब होता है बाउंड्री वाली लाइन, बेसिकली जैसे ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये इसको मैं बोल रहा हूं एज या फिर कॉर्नर या फिर किनारा, ठीक। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे ये फोन का अगर ये डब्बा है, तो इसका ये वाला लाइन, इसे मैं एज बोल रहा हूं, ठीक। और इसे क्या बोलता हूं, इसे कॉर्नर बोलता हूं, ठीक है, इसे कॉर्नर या वर्टेक्स बोलता हूं, ठीक है। इफ टू साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड या फिर एज बोलो, लाइन ये, ठीक है, दो एज जहां पे ज्वाइन करेंगे वहां पे क्या मिलेगा, एक वर्टेक्स या फिर एज मिलेगा, कोना, ठीक है। तो ऐसा वाला फिगर, जैसे पन्ना की बात करें, तो जो पेजेज हैं या पन्ना है, उसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी, नेग्लिजिबल। क्या है उसकी थिकनेस, नेग्लिजिबल है, मतलब इन कंपेरिजन ऑफ अदर 2 साइड्स, इफ द थर्ड वन, एनी थर्ड साइड इज जस्ट नियरली नेग्लिजिबल, अ वेरी लेस अमाउंट, देन इस 2D को, यानी इसे, उस तरह के डायग्राम को हम किस कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे, 2D डायग्राम। इफ द थर्ड साइड, इफ
थर्ड साइड इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन ऑफ, ये लिखना बहुत जरूरी है, इन कंपेरिजन ऑफ अदर टू साइड, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें रिलेटिव है ना, ठीक। ये हो गया टू डायमेंशन की विशेषता, मतलब उसकी जो थर्ड साइड होगी वो बाकी दो साइड की तुलना में बहुत कम होगी। जैसे मैंने एक पेज का एग्जांपल लिया था, ये देखो ये एक पेज, अब इसमें ये साइड अगर आप देखो ये बनी, तो ये अच्छी खासी लंबाई है इसकी, ये भी देखो ये भी अच्छा खासा है, पर ये पेज की जो थिकनेस है ये क्या है, बहुत कम है। एक्चुअली द थर्ड साइड इज हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ डाटा इन कंपेरिजन ऑफ अदर टू साइड। तो इस एक बंदे को हम क्या बोलेंगे, 2D डायग्राम बोलेंगे। अब 2D के बाद किस पे आते हैं, 3D। जैसे ऐसे ही बहुत सारे पेज को मैंने लेके क्या कर दिया, पाइल अप कर दिया, और ऐसे करके क्या हो गई, हमारी एक कॉपी बन गई। तो ये इसकी जो थिकनेस है ये ठीक ठाक थिकनेस है। जैसे लेंथ तो ये हो गई, ये वाली साइड क्या हो गई, ये हो गई लेंथ, और ये क्या हो गई आपकी ब्रेथ, और ये जो हो गई ये हो गई इसकी थिकनेस, ये हो गई ये इसकी मोटाई हो गई या हाइट बोलो, ठीक। तो ये जो हाइट है ये थोड़ा सा रिजनेबल अमाउंट में है, यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, ठीक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 3D डायग्राम, ठीक। अब ये 2D और 3D बताने का मतलब था, क्या मतलब था। अब देखो एक और चीज आपको पते की बात बताता हूं, एक्चुअली इस दुनिया में कोई भी डायग्राम जो हम बोलते हैं कि 2D और 3D में बाइफरकेट कर दिया, दुनिया में केवल और केवल 3D ही होता है, 3D ही पॉसिबल है। 2D जैसा इस दुनिया में कुछ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बगैर उसकी थिकनेस या मोटाई, चाहे वो कितना भी नेग्लिजिबल हो, कोई भी डायग्राम बन ही नहीं सकता। जैसे आप एक पन्ना ही ले लो, वो चाहे कितना भी पतला हो, पर उसकी थिकनेस कुछ तो होगी, ठीक है। पर हमारे एजम्पशन के हिसाब से वो लेंथ और ब्रेथ के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, तो हम उसे नेग्लिजिबल या फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर ये कहना कि ये 2D है ये 3D है, थोड़ा सा मतलब अटपटा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में सारी ही चीजें 3D होती हैं, 2D जैसा कुछ होता नहीं है। पर हम एक कैटेगरी या फिर एक दायरा हमने सेट कर रखा है, बोल दिया है, फिट कर दिया है, मान लिया है कि अगर इससे रिजनेबल, इससे थोड़ा सा कम होगा, इन दोनों से ज्यादा जो है कम होगा, तो उसे हम 2D के दायरे में लेके चले जाएंगे। हालांकि आपको भी इतनी बात समझ में आ रही होगी कि जो 2D होता है, 2D चाहे जो भी हो, जितना भी हो, पर उसका थिकनेस मोटाई कुछ तो होगा, एटलीस्ट कुछ तो होगा। तो जैसे ही कुछ भी हुआ तो वो तीसरा डायमेंशन इंट्रोड्यूस हो गया, और तीसरा डायमेंशन, वंस द थर्ड डायमेंशन इंट्रोड्यूस्ड, then the diagram automatically will become or fall into the category of 3D diagram, isn't it? तो लेकिन फिर भी हमारे assumption के हिसाब से हम दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करके चलेंगे, 2D और 3D। अब ये इतनी बातें हो गई। अब एक चीज और यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है, 2D हो गया 3D हो गया, कि जितने भी 2D डायग्राम एक्चुअली जो यहाँ पेरीमीटर है, पेरीमीटर तो किसी का भी निकाला जा सकता है। पेरीमीटर बहुत सारे लोगों को आप बोलते हैं कि मेंसुरेशन फार्मूले रटने, आप एक बार मेरे साथ थोड़ी देर तक बिताओ, मैं लगभग फार्मूले आपको समझा के यहीं पे खत्म कर दूंगा, ठीक। पेरीमीटर का कोई फार्मूला अलग से, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं। पेरीमीटर मतलब आप एक चीज याद करके रखो, द सम ऑफ द बाउंड्रीज, सम ऑफ बाउंड्रीज मतलब कि सम ऑफ, जैसे कोई भी फिगर है, जैसे कोई भी खेत है, कोई भी फील्ड है, कोई भी एरिया है, देयर आर एनी इलाका, ठीक है, वो कहीं से सराउंडेड होगा ना, तो उसकी जो बाउंड्री है उन सबका क्या कर दो, समेशन कर दो, उस सबको क्या कर दो, समेशन कर दो। सपोज दैट यू हैव टेकन अ ट्रायंगल, ठीक है, आपने ट्रायंगल लिया, तो ट्रायंगल इज व्हाट, ट्रायंगल इज नथिंग बट अ 3-sided इनक्लोज्ड पॉलीगन। तो अगर आप ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना चाहते हो, तो ये वाली साइड और तीनों को क्या कर दो, आप उसकी लंबाई लेके उसको ऐड कर दो, ठीक। यही क्या हो गया इसका पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड, द सम ऑफ बाउंड्रीज और सम ऑफ ऑल द साइड, क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं, अब हो सकता है उसमें 3 साइड हो, 4 साइड हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दैट पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल। मेरे कहने का मतलब उस फिगर में जितनी भी बाउंड्री है, उन सारे बाउंड्री का क्या कर दो, आप केवल टोटल कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक दो चीजों का एग्जांपल देता हूं, किसका, देखो आप फटाफट। जैसे सपोज दैट आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल। जैसे रेक्टेंगल को लगभग सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये दोनों चीजें बहुत बेसिक है, ठीक है।
एक को बोलते हैं क्या आयत और दूसरे को क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, ठीक। और रेक्टेंगल का फार्मूला सबने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? रेक्टेंगल का फार्मूला सबने पढ़ रखा है 2 × L + B, लेंथ ब्रेथ, और स्क्वायर का 4 × साइड, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं एक रेक्टेंगल ले लीजिए, सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब अगर ये से पहले मुझे रेक्टेंगल की आपको ज्योमेट्री में जाकर थोड़ी सी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। रेक्टेंगल क्या होता है? एक 4 साइडेड इनक्लोज्ड पॉलीगन होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। पैरेलल मैंने आपको बता दिया है, 2 लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, ठीक है। ऐसी 2 लाइन जिनके बीच की जो लंबाई हो हमेशा नियत हो और कांस्टेंट हो, ऐसे, ठीक है। आगे कितना भी आप बढ़ाते चले जाओ रेल की पटरी के तरीके से, वो जिंदगी में कभी भी मिले ना। ऐसी 2 लाइन को क्या बोलते हैं? पैरेलल। तो 2 अपोजिट लाइन सेगमेंट जो होती है, इनके साथ ये जो है स्क्वायर और या फिर रेक्टेंगल, वो क्या होंगी? अगर ये जितना है उतना ही ये भी होगा। ये बेसिकली इक्वल टू का क्या होता है? सिंबल होता है, ठीक। ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल भी होंगी और बराबर भी होंगी, अपोजिट लाइन, और सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये हेल्प करेगा। अब क्या हेल्प करेगा? एक्चुअली हेल्प ऐसे करेगा, मैंने बोला अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। इफ सपोज दैट दिस इज ए, देन इट मस्ट बी ए, एंड इफ सपोज दैट दिस इज बी, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल और पैरेलल होती है। ऐसा मैं बोल रहा हूं किस केस में? रेक्टेंगल के केस में। और अगल बगल वाली साइड, जिसे अगल बगल वाली साइड को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। हालांकि ये सारी चीजें आप ज्योमेट्री में डील करोगे, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं एडजेसेंट साइड बोलते हैं। एडजेसेंट साइड मतलब क्या? 2 साइड्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे आर हैविंग कॉमन वर्टेक्स। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं? अंग्रेजी में कितना खतरनाक अंग्रेजी बोल दिया। इफ टू साइड्स आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड इफ दे आर हैविंग कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? कॉर्नर या फिर कोना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जैसे मान लो ये है, ये क्या है? ये वर्टेक्स है, कोना है, ठीक। तो ये क्या है? ये क्या है? कोना है या वर्टेक्स या फिर कोना बोलो। तो अगर इस साइड को सपोज दैट यू हैव टेकन दिस साइड एंड दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड इज गोइंग टू हैव अ व्हाट? कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। क्योंकि ये साइड, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो ये वर्टेक्स क्या हो गया? इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। इंटरसेक्शन बेसिकली नहीं बोल सकते, इंटरसेक्शन मतलब कि ऐसे काट के चली जाए, मतलब ऐसे जाए और ऐसे चली जाए, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। अगर ऐसे चूम जाए एक जगह पे तो उसे इंटरसेक्शन नहीं बोल सकते, उसे मीट या टच बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग चीजों का अलग अलग ज्योमेट्री के हिसाब से मीनिंग है। इंग्लिश वाले तो खैर बहुत ही ज्यादा मीनिंग निकालते हैं, ठीक। तो एडजेसेंट साइड मैंने आपको बताया, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होगी किस केस में? रेक्टेंगल के केस में। केवल अपोजिट साइड इक्वल होगी, ऐसा इसकी प्रॉपर्टी। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अगल बगल वाली साइड क्या होगी? अलग अलग होगी। किस केस में? रेक्टेंगल के केस में। अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, ये 5 है तो 4 होगा, 10 है तो 20 होगा, ऐसा। अब मैंने क्या बताया? मैंने बताया आपको पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर के बारे में बताया, क्या बताया? कि इनकेस आप पेरीमीटर आप क्या करो? जितना उसका बाउंड्री है, जितनी सारी साइड है, सबका क्या कर दो? समेशन कर दो, सबका टोटल कर दो, ठीक। तो ये सारी साइड, अब देखो सबका टोटल करता हूं। ये हो गया ए, फिर एक बार और ए और बी, और फिर एक बार और बी, सब ऐड करो तो क्या हो जाएगा? ए 2a और बी 2b। शायद इतना बेसिक अलजेब्रा आपने पढ़ रखा होगा, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑल दीस थिंग्स यू हैव प्रोबब्ली यू हैव स्टडीड। अब ए ऐड किया, 2a हो गया, 2b हो गया। यहाँ पे तो दोनों जगह है, तो ब्रैकेट के बाहर आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे जस्ट टेक 2 आउटसाइड a प्लस b, ऐसा आगे, ठीक है। देखो यही फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। ये a को, जो सबसे बड़ी साइड हो, उसको आप एक को बोल दो लेंथ और एक को बोल दो क्या? ब्रेथ। एक को लंबाई और एक को क्या बोल दो? चौड़ाई। वही लिख दिया उन्होंने 2 × L + B। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है फार्मूला। मैंने बताया कि पेरीमीटर को समझना जरूरी है। पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री को क्या कर दो? जोड़ दो, सारी बाउंड्री को क्या कर दो? उसका समेशन, उसका टोटल निकाल दो, ठीक है। कुछ ऐसे फिगर होंगे जिनका स्ट्रिक्ट फार्मूला नहीं मिलेगा। पेरीमीटर निकालने को आ गया तो उनका बाउंड्री ढूंढो, सबको क्या कर दो? टोटल कर दो, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर का फार्मूला। किस केस में? रेक्टेंगल के केस में। अगर इन द सिमिलर फैशन सपोज दैट इफ यू आर विलिंग टू कैलकुलेट फॉर व्हाट, आप अगर उसके लिए निकालना चाहते हो, किसके? स्क्वायर के लिए, तो ये बना दिया आपने स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? इक्वल, मतलब a + a। 4 बार a आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि सारी साइड, एडजेसेंट साइड हो या अपोजिट साइड हो, सारी साइड, अपोजिट साइड पैरेलल होगी, इक्वल होगी।
पर सारी साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल बट ओनली अपोजिट साइड आर पैरेलल, सारी साइड आपस में बराबर होगी। ठीक, तो ये हो जाएगा a प्लस ए और प्लस ए, यानी 4 बार ए किया तो 4a हो गया। अब a, अगर a को आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, साइड बोल रहे हो, तो आप क्या लिखेंगे 4 इंटू साइड, ऐसा लीजिए। यही फार्मूला यहाँ से आया था, किस केस में, आप स्क्वायर का। ठीक है, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पेरीमीटर बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ आपको, पेरीमीटर बता रहा हूँ। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब देखिए फटाफट, नाउ पेरीमीटर मैंने क्या बताया, एक वर्ड बताया, थंब रूल क्या, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। अब एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, क्या, एरिया। क्या बोल रहा हूं आपको मैं, एरिया। ये 2D 3D शायद आपको समझ में आया होगा। एरिया क्या होता है, एक तरीके से द इनक्लोज्ड सरफेस बाय द बाउंड्री। जैसे जो बाउंड्री है, बेसिकली सब कहते हैं कि अपना जमीन का मतलब अपना जो भी जमीन है उसमें बाउंड्री बनवा दो, नहीं तो सब लोग छका लेंगे या फिर कब्जा कर लेंगे। दे आर गोइंग टू इनक्रोच इट। ठीक है, देयर आर वन वर्ड, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, इनक्रोच, CROACH। कई बार बोलते हैं इनक्रोचमेंट, मतलब अवैध कब्जा। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं। जैसे अगर मान लो ये आपका इतना इलाका है, तो ये जो पार्ट है बेसिकली अंदर वाला, ठीक है, द सरफेस बाउंडेड बाई योर बाउंड्री। ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये हो गई बाउंड्री, ये क्या हुई बाउंड्री, ये क्या हुई बाउंड्री, ये हुई बाउंड्री। ये जो पार्ट है ये क्या हुआ, एरिया। ये क्या हुआ, एरिया। जैसे बोर्ड का ये सारा क्या है, एरिया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, बाउंडेड बाई योर बाउंड्री आर बाई सेगमेंट, तो ये हो गया आपका एरिया। ठीक, तो एरिया का फार्मूला भी आपको पता है, पेरीमीटर मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं, एज भी मैंने आपको बता दिया, एज मतलब कॉर्नर या किनारा। ठीक, वर्टेक्स बता दिया, कोना। ठीक, तो अब दो टर्मिनोलॉजी, अब जो हमारा 10th का है उसकी तरफ हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। ठीक, दो चीजें समझना आपको बहुत जरूरी है। क्या क्या, एक टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया, और कट सरफेस एरिया दोनों अलग अलग चीजें हैं, और वाइड। ठीक, अब टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया मतलब क्या है, बिल्कुल ये कई बार आपको बहुत 1000 बार याद करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि आप एक लाइन अच्छे से समझ लो, टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया। टोटल, कर्ड और लेटरल एक ही बात, यहाँ पे लिख रखा है कट सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। एक्चुअली दोनों एक ही बात है, पर टोटल अलग है। टोटल मतलब कि दुनिया में उसका जितना भी फेस है सबका एरिया निकाल लो, सब जोड़ दो। टोटल मतलब टोटल मतलब जैसे मान लो ये बॉक्स मैंने ले लिया, ठीक है, अब इसमें जितना फेस है, जैसे ये वाला एक फेस है, ये वाला एक फेस है, ठीक है, ये वाला एक फेस है, ये वाला एक फेस है, ये वाला, जितने भी फेस विजिबल है, जितने भी फेस आपको दिख रहे हैं, इसका एरिया निकालो। देखो इसका एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो ये वाला क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। ऐसे ही इस फेस का भी एरिया होगा, ये वाला भी क्या होगा, एरिया। ये वाले का भी एरिया होगा, ऐसे ही इसका भी एरिया होगा। सबका एरिया निकालो, सबका समेशन कर दो, उसे मैं क्या बोलूंगा, टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसकी बात करें तो इसमें बस खाली एक वर्ड बोल दो, एक्सक्लूडिंग। ध्यान है मैंने इंक्लूड नहीं लिखा है, क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। मतलब जैसे मैं मान लो ये मार्कर की बात करूं, यहां पे इससे देखो, ये इसका ये टॉप का एरिया हो गया, ये हो गया बॉटम का एरिया। ठीक है, अगर मैं मान लो सपोज दैट ये इसकी बात कर लूं, ठीक, इसका ये हो गया टॉप का एरिया और ये हो गया बॉटम का एरिया। अगर सपोज दैट इफ यू आर विलिंग टू कैलकुलेट लेटरल सरफेस एरिया, देन एक्सक्लूड द एरिया टॉप एज वेल एज बॉटम। जैसे इस कमरे, ये मैं कमरे में खड़ा हूं, ठीक है, इस कमरे में अगर आप सपोज दैट इस पूरे कमरे का एरिया निकालना चाहते हो तो सारे दीवार का निकाल दोगे, कितना टोटल फर्श और छत का मिला के टोटल कितने फेस हो जाएंगे, 6 फेसेस। ठीक है, चारों दीवार और फिर रूफ और फिर फर्श हो जाएगा आपका। ठीक, अगर इसमें टॉप और बॉटम को क्या कर दो, आप एक्सक्लूड कर दो, ठीक, देन यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, देन यू आर गोइंग टू गेट टोटल, आई मीन कट सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया।
आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा था। बेसिकली जस्ट आई एम एलैबोरेटिंग व्हाट मेंसुरेशन। वी आर स्टार्टेड मेंसुरेशन, नाउ वी आर डीलिंग इन मेंसुरेशन। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा कि आप टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर दोगे। ठीक है,